आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक जी हैं, जो भले इन्हें हम नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हम इन्हें बहुत करीब से जानते हैं और इनकी मन की आँखें इतनी तेज़ हैं कि वो सूर्य के पार सब देख लेती हैं, पूरा गगन देख लेती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुनिया के उस कोने तक जा सकते हैं जिस कोने तक एक आम आदमी नहीं जा सकता। कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। वो सिर्फ एक कवि नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे वक्ता, बहुत अच्छे प्रवक्ता और बहुत अच्छे व्यक्ति। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो जीवन में पाया है वो खोने से कहीं ज़्यादा हमारी नज़र में है, जो इन्होंने अब तक अपने जीवन में। और इससे बड़ी बात यह है कि वो बहुत लोगों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं, अध्यापक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत करीब से देखा और पढ़ा है। 2 कविता संग्रह भी इनके हैं, जो फूलों की सुगंध, फूलों की महक को हमारे बीच रखते हैं। एक है पुष्प उद्यान और दूसरा है काव्य कुसुम। यानी दोनों पुष्प की बात करते हैं, दोनों संग्रह। और ये सिर्फ किताबों तक नहीं है, ये दुनिया में, ये संसार में कविता के बहुत अच्छे फूल खिलाते हैं। हमारे साथ विक्रम गौड़ रसिक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रसिक जी आपका। धन्यवाद। आज हम इनसे बात करेंगे कविता की एक साहित्य की एक बहुत अच्छी विधा, जिसमें कविता साहित्य दोनों आता है। उसका हमने एक विषय तय किया है, वो विषय है आधुनिक साहित्य की गद्य परंपरा। और चूँकि ये हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी तरह आपको समझा पाएंगे, बता पाएंगे। सबसे पहले विक्रम जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये हिंदी गद्य आखिर होता क्या है? हिंदी गद्य जो है, वास्तव में जो हम हिंदी में कहानियाँ लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, लेख लिखते हैं, आलेख लिखते हैं, ये सब जो है गद्य है। और हिंदी में लिख रहे हैं तो इसलिए हिंदी गद्य हो गया। संस्कृत में लिखते तो संस्कृत गद्य हो गया। तो गद्य क्या है कि गद्य एक ऐसी विधा है, वर्णनात्मक विधा है, जिसमें किसी प्रकार की अनुशासनात्मक जो पैबंद होते हैं या अवयव होते हैं किसी प्रकार के, वो नहीं होते हैं। और स्वतंत्र रूप से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति वर्णनात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं, संप्रेषित करते हैं। इसी विधा का नाम जो है गद्य है। अच्छा, हिंदी में कहिए या संस्कृत में कहिए, तो इसी को हम गद्य कहते हैं। अर्थात अपने विचारों को वर्णनात्मक रूप से, स्वतंत्र रूप से, बिना किसी अनुशासनात्मक पैबंद से या अवयव से प्रस्तुत करना, ये गद्य विधा है। अगर मैं पूछूं कि पद्य विधा क्या है, तो फिर आप शायद हमारे दर्शक श्रोता ज़्यादा ठीक तरह समझ पाएंगे अंतर को और रेखांकित हो सकेगा। पद्य जो है, पद्य जब पद्य की बात आती है, पद से पद्य बना। पद जो है, ये पद जो है ये पद्य का विकृत रूप है। हाँ, तो इसमें पद्य में गेयता और प्रवाहमयता, लयात्मकता, संगीतात्मकता, छंद, रस, अलंकार इत्यादि जो है, ये सब अनुशासनात्मक अवयव हैं। इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग करके अपने विचारों को पंक्तिबद्ध करके और काव्यमय बनाना, यही जो है पद्य कहलाता है। यही पद्य विधा है। अगर जो छंदमुक्त कविताएं हैं, मैं उनकी बात करूं, जी, तो क्या वो गद्य में आती हैं, पद्य में आती हैं? ये न गद्य में है न पद्य में है, ये बीच की कड़ी है। न हम इनको कविता कह सकते हैं, न गद्य कह सकते हैं। और आजकल तो कविता भी लिखी जाती है जो गद्य के निकट आ गई है
और चूँकि एक बात नरेंद्र मोहन कोहली, डॉक्टर नरेंद्र मोहन कोहली, वो उन्होंने कहा कि नरेंद्र अब कोहली। हाँ, डॉक्टर नरेंद्र मोहन कोहली हैं। जी। तो उन्होंने एक बात कही कि यदि आप कविता लिखते हैं और जो जिस कविता में रसात्मकता न हो और जो है शुष्कत्व हो और गद्य के निकट आ गई है, इससे बढ़िया तो आप उपन्यास, कहानी लिख लीजिए, कविता को क्यों बदनाम करते हैं। तो कविता आपने बात करी अभी, कविता और कविता में कोई भेद आप बता सकते हैं? और कविता जो जो गद्यमय हो जाती है, जो जिसके जिसके भीतर न रसात्मकता है, न लयात्मकता है, और लय तो है पर गीतात्मकता नहीं है, संगीतात्मकता नहीं है, तो वो जो है वो कविता है। वो जो है अकविता है, जिसमें गीतात्मकता है, संगीतात्मकता है, छंद इत्यादि हैं, वो जो है वो कविता है। क्योंकि कविता के नाम पर जो है आज जो है हम ऐसा देखते हैं कि बड़ा मतलब मन फिर जाता है जब हम कविता सुनते हैं। तो आजकल तो रबर एक छंद आ गया, रबर छंद कहते हैं, रबर छंद जितना बढ़ा लो, जितना छोटा कर लो, ऐसे विधा को लेकर के लोग लिखने लग जा रहे हैं, तो उसको कविता कहते हैं। निराला कविता को आप कहाँ पाते हो इस आपके? निराला की कविता जो है वो छंद मुक्त होते हुए भी छंद युक्त है। निराला की जो कविता है छंद मुक्त होते हुए भी वो छंद युक्त है। अब देखिए राम की शक्ति पूजा में जी, जी। कहते हैं कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान तप्त है पवनचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल, श्री राघवेंद्र को हिला रहा संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। ये देखिए ये कविता है। ये कहीं वो छंद को कहीं भी मिला देते हैं, लेकिन वो लय नहीं टूटती, लय वही रहती है, लय नहीं। तो इसे आप कविता की तारतम्यता है, लयात्मकता है और प्रवाहमयता, झरझर जैसे नदी झरझर बहती है उसी प्रकार से इनके कविता में। और एक जगह देखिए, मैं शैली अपनाई देखा एक दुखी निज भाई, क्या ये कविता नहीं है? जी जी, पर ये इसीलिए हमारे अगर इसी को हम अगर कोई मतलब ऐसे लिखते, मैंने एक शैली अपनाई और मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो अपना ही भाई था और वो बहुत दुखी था, तो ये जो है कविता नहीं है। पर निराला जी थे और उन्होंने बिल्लेश्वर बकरिया जो वो कहानी लिखी, ये भी तो गद्य है ना। जी जी, तो उन्होंने गद्य को प्राथमिकता दी और उन्होंने कहा कि दुत धड़ो द्रुमों के जीर्ण पत्र, कंकाल जाल जग में फैले। अब झड़ जाओ। अब बात जो हृदय पक्षी की बात नहीं है और बौद्धिक पक्ष की बात है। तब इन्होंने कहा शेरों की माद में सोया है चार, जागो फिर एक बार। तो सबको झकझोरा है, जगाया है, कल छल छल नहीं करना है। अब जो है आप भावुकता में मत आइए, बौद्धिक कसौटी पर रहिए, बौद्धिक कसौटी को लेकर के आप जो है अपने बात को कहिए। और गद्य को बढ़ावा दिया उन्होंने, गद्य आंदोलन को झकझोरा, उसके विकास क्रम में उन्होंने जो है बहुत जोर लगाया निराला जी ने। अगर मैं कविता की चौखट पर अज्ञेय को देखूं जी, उनकी कविताओं को पढूं जी, तो आप क्या मानते हैं कि अज्ञेय के बाद कविता, हिंदी कविता किस धारा में बही, और क्या छंद मुक्त कविता का दौर वहीं से शुरू हुआ कि पहले भी था? नहीं, छंद मुक्त कविता की शुरुआत तो कविता के जो प्रणेता हैं वो अज्ञेय ही हैं। और अज्ञेय जी ने जो दो तार सप्तक उन्होंने अपनी जो पत्रिका जो है छापी, उन्होंने कई कवियों को लिया, प्रमोट किया। जैसे केदारनाथ सिंह हैं, भारतभूषण अग्रवाल है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, मंगल सिंह सुमन, अन्य मुक्तिबोध ने तो
वो कविता को जो झकझोर दिया। और वास्तव में और इधर रघुवीर सहाय को क्यों हम भूलेंगे। रघुवीर सहाय वास्तव में एक सजग पत्रकार थे, वो उनको भी उन्होंने जोड़ा अपनी कविता में। लेकिन कविता मरी नहीं, कविता को उन्होंने जीवित रखा। इन्होंने ये गद्य के मतलब गद्य में बिल्कुल नहीं विलीन होने दिया इन्होंने कविता को। मुक्ति बोध रघुवीर सहाय, हाँ। ये वो कवि हैं जिन्होंने गद्य में लिखते हुए पद्य की परंपरा को कविता की परंपरा को जीवित रखा। यानी जो कविता में जो साहित्य के तत्व होते हैं वो उन्होंने उसमें बरकरार रखा। तो उसके बाद जो आधुनिक कुछ आप कवियों के नाम लोगे जिन्होंने कि कविता की परंपरा जारी रखी और उसमें पद्य भी रखा और उसमें पद्य को गद्य की भाषा में कही बात। हाँ, तो बताया तो अभी भारतभूषण अग्रवाल है जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन है जी, और उधर भवानी भाई क्यों बोलते भवानी प्रसाद मिश्र हैं, नागार्जुन हैं। इन्होंने कविता को जीवित रखा। अब नागार्जुन ने तो पूरा गीत लिखा और जो है उन्होंने ये कहा कि भाई बादल को घिरते देखा है, हिमगिर के उत्तुंग शिखर पर बादल को घिरते देखा है। ये कविता उन्होंने गीत लिखा जो हमने पढ़ाया भी है। और एक कविता उन्होंने लिखी थी जब उनका बच्चा हुआ था, तो उनका बच्चा जब हुआ तो उन्होंने लिखी, यह दंतुरित मुस्कान क्या तुम मुझे जान न पाए पहचान, यदि तुम्हारी माता न होती तो मुझसे परिचय न करा पाती। तुम्हारी दांतों के बीच से यह दंतुरित मुस्कान कितनी अच्छी लग रही है, आज मेरी झोपड़ी में खिला हो जो जलजात सा फूल। तो ये बहुत अच्छी कविता लिखी। इसमें गद्यात्मक तो है ही, उस पर जो है इसमें प्रवाह है, इसमें लयात्मकता है, तारतम्यता है। तो ये है। अच्छा, हिंदी गद्य साहित्य की अगर मैं पारंपरिक शुरुआत मानूं जी कि ये इस एक पत्थर होता है कि इसके आगे आप मान सकते हो कि हिंदी में गद्य साहित्य शुरू हुआ, तो वो उसका पत्थर कौन सा मानते हो आप? किस सन और किस साहित्यकार को इसमें जो है खड़ा पाते हैं? जी, इसमें 1750 के आसपास आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रादुर्भाव होता है और उसमें आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सबसे बड़े भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, नाथूराम शंकर शर्मा और श्रीधर त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, ये लोग आते हैं। और उसके बाद जो है चूँकि गद्य की परंपरा को रखते हुए ब्रज में भी उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ब्रज में लिखा और नाटक का अनुवाद किया, ब्रज में किया, ब्रज साहित्य में किया, उन्होंने गद्य में किया। और उसके बाद जो है जब धीरे धीरे सन 1800 में जब धीमे गद्य का विकास हुआ, तो उस समय जो है 4 जो लेखक हैं, जो 4 पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, उनका नाम लिया जाता है। एक तो ईशा अल्लाह खान है, रानी केतकी की कहानी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, उन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी। और एक तो है सदा सुखलाल हैं, सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं। तो ये जो है ये गद्य चतुष्टय के नाम से उनको जाना जाता है जी, गद्य चतुष्टय के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने गद्य साहित्य को लेकर के बहुत आनंदन किया और गद्य साहित्य को बहुत कुछ लिखा। इन लोगों ने निबंध लिखे, लेख लिखे और कहानियाँ लिखी, चाहे छोटी छोटी कहानियाँ क्यों न हो, बच्चों के लिए बाल साहित्य भी लिखे गए, गद्य में छोटी छोटी कहानियाँ लिखी गई। और उधर जब हिंदी साहित्य का विकास हो रहा था, तो उस समय जो ये 1556 में तो अंग्रेज़ों ने, मिशनरियों ने एक अपना प्रेस
स्थापित किया। उसमें एक पत्रिका निकाली, उसमें बाइबल की, तो उसमें उसको ये प्रोज के नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में प्रोज के नाम से जाना। तो वहीं से गद्य का विकास शुरू हो गया था अंग्रेजी साहित्य में। तो आते आते फिर यहाँ पर जो है अपना फिर बंगाली गजट आया कलकत्ता से, वो उसका बंगाल गजट एक, हाँ 1800 के बाद। हाँ 1800 के बाद। जी। तो उसमें जो है पूरा जो है पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से गद्य का विकास शुरू हुआ, गद्य की क्रांति आई। और जो है गद्य में अनेक लेखकों ने लिखा। और पत्रकार के रूप में आप बालकृष्ण भट्ट को भी देख सकते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं। और आपके ये बाल मुकुंद गुप्त हैं, तो इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में लिखा और गद्य के क्षेत्र में बहुत कुछ लिखा। और उसके बाद जब फिर पुनः मैं आता हूँ, अज्ञेय जी ने, रघुवीर सहाय ने, गजानन माधव मुक्तिबोध ने, और जो कवि हैं उन्होंने जितना कविता के क्षेत्र में कार्य किया, उतना ही कार्य जो है इन लोगों ने गद्य साहित्य के क्षेत्र में भी किया। और उधर अब आइए ये डॉक्टर ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जब द्विवेदी युग शुरू होता है 1900 से 1920 तक, तो उसमें प्रसाद जी भी आए थे। प्रसाद जी को लेकर प्रसाद जी ने अनेक नाटक लिखा। हालांकि उन्होंने नाटकों में उन्होंने पद्य को भी मिश्रित किया, अपनी कविताओं भी। ये जो एक देवसेना का गीत है, वो जो है समुद्रगुप्त नाटक से लिया गया। स्कंदगुप्त नाटक से उन्होंने लिया है, आ वेदना मिली विलय। तो उसमें गद्य साहित्य पूरा नाटक जो उनका बीच बीच में कविताएं हैं, और उनका नाटक जो है पूरा गद्य में है। और स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त नाटक भी गद्य में है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गद्य के विकास में हिंदी साहित्य जो हिंदी गद्य साहित्य जो है उसका प्रचार प्रसार जो है इन कवियों ने किया। और उसके बाद जो रघुवीर सहाय हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ किया पत्रकारिता के क्षेत्र में। और आजकल भी अनेक पत्रकार हैं, और आपके कौन से हैं वो आकाशवाणी के अभी पत्रकार हैं, वो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, और आपके यहाँ आते भी हैं। चलिए, हाँ। तो आकाशवाणी तो गढ़ है पत्रकारिता का, जहाँ बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं। जी जी। गिरजा कुमार माथुर से लेकर आज तक लेदर मंडलोई हुए, जी जी, हाँ। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी हुए। हाँ। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब 1900 में हिंदी गद्य साहित्य पूरी तरह अपने परिपक्व अवस्था में आता है, जी जी, उसी वक्त एक बहुत बड़े साहित्यकार सरस्वती के संपादक, आपने जिक्र किया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, वहाँ से गद्य साहित्य को किस तरह निखार मिलता है? कौन कौन से जो गद्य लिखने वाले बड़े साहित्यकार हुए जो उनसे प्रेरणा लेते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, तो वो कौन कौन से बड़े नाम हैं जिनका जिक्र आप 1900 के बाद 1920 तक के बड़े साहित्यकार, चाहे वो पद्य में हो गद्य में हो, जिन्होंने उनसे सरस्वती पत्रिका के माध्यम से सीखा, और वो आज तक हिंदी साहित्य की मतलब बहुत बड़े दूरी रही है हिंदी साहित्य की। तो वो जो है ना, वो बताया तो अभी प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं, और आपके गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, और जो है अब कई निराला जी की रचनाएं तो प्रकाशित भी कई बार नहीं हुई, प्रकाशकों ने बार वापस कर दी। नहीं, द्विवेदी जी ने वापस कर दी। हाँ, द्विवेदी जी ने वापस कर दी, कहा कि भाई ऐसी रचना नहीं छपेंगी। तो तब उन्होंने जो है वो गद्य में जो कहानी लिखने लगे, बिल्लेश्वर बकरिया, रतिनाथ की चाची, और भी अनेक उनका साहित्य है, तो उन्होंने लिखा। तो उनको प्रोत्साहन दिया, प्रसाद जी की रचनाओं का प्रोत्साहन दिया उनको। मतलब ये जो है, एक कहा जाए कि द्विवेदी जी हिंदी गद्य साहित्य के आधुनिकतम प्रणेताओं में से रहे, जिन्होंने गद्य साहित्य लिखने वाले जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, वो उनके लिए एक धुरी बन गए, और उनसे लोगों ने प्रेरणा ली। अच्छा, हम सीधे सीधे आते हैं 60-उत्तरी दशक पर। जी। आज़ादी तक तो कविताएं जो हमारी भक्तिकालीन रही,
कुछ, क्योंकि हम जब आज़ाद नहीं हुए थे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति जी और लेकिन जब आज़ाद हो जाते हैं उसके बाद हम कविता की उस धरातल पर आते हैं जहाँ हम बिल्कुल आज़ाद कविताएं लिखते हैं और एक उस तरह की बात करते हैं जिसमें प्रेम भी, श्रृंगार भी आता है, प्रेम भी आता है। हाँ हाँ और हिंदी गद्य में, पद्य में, दोनों में श्रृंगार रस प्रमुखता से सामने आता है। और थोड़ा सा एक जो 60 के बाद के कवि या साहित्यकार हुए, उनमें मार्क्सवाद की झलक थोड़ी ज़्यादा परिपक्व हो जाती है। हाँ हाँ तो ऐसे कुछ बड़े रचनाकार जिन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को बहुत प्रोत्साहित किया और जो आज तक हमारे हिंदी साहित्य में जाने माने नाम हैं, उनका जिक्र करना चाहेंगे किसी का? हाँ, तो शाश्वत के बाद अब जो है उन्हीं, मैं फिर जब बात करूँगा कि अब एक और नाम मुझसे छूट गया, महादेवी वर्मा जो कवित्री हैं। महादेवी वर्मा ने भी बहुत लिखा, स्मृति की रेखाएँ, हाँ, और इनकी अनेक कहानी संग्रह हैं। उसके बाद 60 के बाद फिर डॉक्टर अरुणा सितेश और सितेश आलोक, इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा गद्य साहित्य में, बहुत बहुत कुछ बढ़ाया गद्य पे। और बाकी जो है ये डॉक्टर मंगलेश डबराल, हाँ, ये भी अच्छे कवि हैं, पर इन्होंने भी गद्य में बहुत कुछ किया। वो ऋतुराज हैं, ऋतुराज ने भी बहुत कुछ गद्य में लिखा। और राजेश जोशी, राजेश जोशी ने तो आधुनिकतम जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर के गद्य साहित्य में भी लिखा और जो है काव्य साहित्य में भी लिखा। एक कविता थी उनके, बच्चे काम पर जा रहे हैं, बाल मजदूरी पर, बिल्कुल। हाँ, उन पर वो बहुत अच्छा लिखा कि वो, हालांकि हम गद्य पर बातचीत कर रहे हैं, पर बात आज याद आ गई, हम थोड़ा विषांतित होते जा रहे हैं। पर बाल मजदूरी पर उन्होंने गद्य में बहुत कुछ लिखा और जो है ये पूरे विश्व को झकझोर देने वाली बात उन्होंने लिखी। तो जो मैं कुछ समीक्षक का जिक्र करूँ, समीक्षकों का, जी, तो जिन्होंने गद्य साहित्य को निखारा, उनमें कोई आप बड़ा नाम गिनाना चाहेंगे जिनका आप पर प्रभाव पड़ा और हिंदी साहित्य पर प्रभाव पड़ा? कोई हाँ, जो समीक्षक रहे बहुत? रघुवीर सहाय, हाँ, और ये मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा हैं, नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह जी, डॉक्टर नामवर सिंह, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, और नंदुलाल वाजपेयी, हाँ, इन लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ योगदान। और ये आपके एक हालांकि नाम भूल गया था, उनके समकक्षी थे, ये क्या बोलते हैं, चौधरी बद्री नारायण उपाध्याय प्रेम घन, चौधरी बद्री नारायण उपाध्याय प्रेम घन। तो इन लोगों ने तो बहुत कुछ लिखा, हाँ, बहुत कुछ लिखा। और नाटकों के क्षेत्र में क्योंकि नाटक जो है हालांकि दृश्य काव्य है, पर जो है ये गद्य के विकास में महा योगदान देता है। जो नाटक विधा है वो गद्य के योगदान में महा योगदान देता है। अपना लक्ष्मी नारायण लाल और इन्होंने काम की, मोहन राकेश को क्यों भूलते हैं, मोहन राकेश ने बहुत कुछ, आधे अधूरे मोहन, ये आषाढ़ का एक दिन, हाँ, तो इन लोगों ने तो बहुत कुछ किया। लक्ष्मीनारायण लाल की जो नाटक है उनको आप गद्य पद्य में कहाँ रखेंगे? पद्य में रखते हैं, जैसे उनकी बहुत अच्छी कृति है, हाँ, कल की अवतार है, हाँ हाँ हाँ, कल की, मतलब कल की नाम तो कल की था, तो हाँ, वो पूरा का पूरा, वो तो नाटक तो था लेकिन पूरा पद्य में था वो तो। पर नहीं, वो तो नहीं, एक उनके मड़वे की भोर, वो भी पद्य में है? नहीं, पद्य में नहीं है, इतना पद्य में नहीं है, इतना नहीं है, लेकिन अंदर जितनी भी उन्होंने वो उसमें वो पूरी, इसको हम जो है ना, किसमें रखेंगे? वही मैं जानना ही चाह रहा हूँ, किसमें रखेंगे आप उसको? इसको हम ये चंपू काव्य में रखेंगे। चंपू काव्य, चंपे काव्य से हर विधाएं आ जाती है। हाँ, चंपू काव्य में इसको हम रख सकते हैं। तो हालांकि जब हिंदी ये गद्य साहित्य का जो प्रादुर्भाव जो है उसकी पूर्व पीठ का देखते हैं तो हर्ष के चरित्र से देखते हैं। और जब वो सत्यनारायण भगवान की कथा जब पुराण में जाते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा जो है गद्य में भी, संस्कृत में
एकदा नैमिषारण्यतीर्थ क्षेत्रे शौनादिक ऋषयः संवेलिताः आसन। तो ये जो है गद्य ही है। अब बीच बीच में जो श्लोक है तो इसको हम चंपू काव्य परंपरा को गद्य और पद्य दोनों को समानांतर रूप से जीवित रखने के लिए लोगों ने जो कार्य का साहित्यकारों ने बड़ा अच्छा सराहा। थोड़ा चंपू काव्य के बारे में बताइए कि ये क्या होता है, थोड़ा सा बताइए श्रोताओं हमारे दर्शकों के लिए। चंपू काव्य जो है गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है, दोनों का समन्वय, दोनों के समन्वय विधा को चंपू काव्य कहा जाता है। चंपू काव्य पद्य और गद्य दोनों की समन्वय विधा है। तो इसमें कौन कौन सी साहित्य की विधाएं आती हैं? जब इसमें शायद पद्य और गद्य तो दो ही विधाएं हैं। जैसे नाटक? नाटक तो नहीं, नाटक तो अलग विधा है। नहीं, पर मैं कह रहा हूँ जैसे इस तरह का नाटक जो लक्ष्मणलाल के नाटक है, हाँ, उस तरह के नाटक को चंपू, आपने कहा चंपू काव्य में रख, तो इस तरह से कोई और ऐसी कोई और वो इस चंद्रगुप्त है प्रसाद जी का, स्कंदगुप्त है, समुद्रगुप्त है। अब उधर देखिए विशाख दत्त का जो वो है मृच्छकटिक मृच्छकटिकम। हाँ, तो ये भवभूति का रामचरितम, उत्तर रामचरितम, ये जो है चंपू काव्य है जी। चलो हम उससे बाहर आते हैं। आधुनिक जो गद्य लेखक हैं जी, उसमें कोई बड़े नाम आप गिनाना चाहेंगे जिससे हमारे श्रोता दर्शक ये जान पहचान सके कि ये गद्य साहित्य की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो इस कैटेगरी में आती, श्रेणी में आती हैं? जैसे डॉक्टर नामवर सिंह हैं, डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी हैं, हाँ, डॉक्टर आलोक सिंह ने भी बहुत कुछ लिखा, डॉक्टर श्याम सिंह शशि इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा गद्य में, तो लिख रहे हैं आज बहुत। इलाचंद जोशी, नेमिचंद जैन, उधर क्या बोलते हैं जैनेन्द्र, हाँ, बहुत कुछ लिखा इन लोगों ने। अब हम बात करें कि आधुनिक गद्य साहित्य जो है जी, उसमें नए प्रयोग कुछ हुए हैं लेखन के क्षेत्र में, तो वो आप क्या गिनाना चाहेंगे? कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें गद्य साहित्य ज़्यादा? हाँ, आजकल जो है ना, आजकल यात्रा वृत्तांत जो है, मैं दोबारा जब यात्रा वृत्तांत की बात आई तो दोबारा मैं बताऊं कि यात्रा वृत्तांत को बहुत महत्व दिया जाने लगा है, और गद्य के क्षेत्र में, गद्य साहित्य के क्षेत्र में यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, इनको बहुत ध्यान दिया जाने लगा है। और इसमें नागार्जुन हैं, राहुल सांकृत्यायन थे, और आज के जो कवि ये आपके डॉक्टर हरीश नवल दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, और सुरेश ऋतुपर्ण, बहुत कुछ लिख रहे हैं लोग। रेखा चित्र हाँ, वो महादेवी वर्मा जी, उन्होंने लिखा, पर इसी के परंपरा को लेकर के आजकल लिखा लाने लगा है। आजकल रिपोर्टाज पर भी बहुत महत्व जोर दिया जा रहा है, इसको हम प्रतिवेदन के नाम से जानते हैं। एक मैं पूछना चाह रहा था कि संस्मरण रेखा चित्र जी, ये दो विधाएं हैं, इसमें कोई अंतर है कि एक ही है दोनों ही? नहीं, संस्मरण अलग है, रेखा चित्र अलग है। तो शब्दों के माध्यम से चित्रों को रेखांकित करना ये रेखा चित्र कहलाता है। संस्मरण सम्यक रूपेण स्मृयते, जो बराबर रूप से जो स्मृतियाँ हमारे मानस पटल में उठती हैं उनको उकेरना, उनका वर्णन करना, उसको संस्मरण कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा जी ने जो संस्मरण लिखे हैं, हाँ, उसमें मेरे प्रिय संस्मरण, उसमें वो रेखा चित्र और मेरे रेखा चित्र वो सारे वही हैं? नहीं, वो तो अलग वो है, पर अलग वो शब्द देखिए, शब्दों के माध्यम से चित्रात्मकता किस प्रकार से उन्होंने की है। नहीं, दोनों में मेरे प्रिय संस्मरण भी वही संस्मरण है सारे, हाँ, और रेखा चित्र वही सारे रेखा चित्र ही है। नहीं, वो तो है, पर वो उनकी एक ऐसी कला है कि शब्दों के माध्यम जो रंगीकरण किया है उन्होंने स्केच खींचा है, वो उसको तो देखिए ना। नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है, हाँ, कि उनके रेखा चित्र जो हैं जी, वो सच्चे रेखा चित्र हैं, हाँ, तो संस्मरण इसीलिए उस कैटेगरी में उसे रखा है कि
संस्मरण भी वही है, रेखा चित्र भी वही है कि जो सत्य, जो बात सत्य कही जाती है हाँ 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 उसे आप संस्मरण तो रखो रखो, लेकिन साथ में अगर आप सत्य है हाँ तो वो रेखा चित्र भी वही माने जाते हैं। तो अलग अलग मतांतर हैं, पर जो जो जहाँ तक मेरी बौद्धिकता पहुँचती है, जी तो जो स्मृतियों का, हाँ, तो वो एक हाँ, आप मन में आई हुई स्मृतियों का वर्णन करना जो है बराबर संस्मरण होता हाँ संस्मरण कहलाता है। और जो रेखा चित्र, जो कुछ भी आप लिख रहे लिख हैं, रहे हैं। चाहे किसी प्रकार देश काल वातावरण ऋतु परिवर्तन, उसका जो है शब्दों के माध्यम से चित्रित करना, चित्रों को उकेरना, चित्रों को रेखांकित करना, ये रेखा चित्र कहलाता है। और कोई विधा जो जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे गद्य साहित्य की? गद्य साहित्य की और एक डायरी लेखन है। डायरी लेखन में जो कुछ भी हम लिखते हैं, साक्षात्कार है, साक्षात्कार जो हम आप बातचीत कर रहे हैं, ये साक्षात्कार है। ये 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 भी तो विधाएँ हैं गद्य की, ये भी एक विधा है। और रूपक? रूपक तो रूपक भी है, नाटक भी है, ये सब जो है विधा। पर नाटक की फिर बात करते हैं। अब आजकल जो नाटक लिखा जाने लगा है, उसमें पद्यात्मकता नहीं है। अब जो है गद्य में ही लिखा जाने लगा है। और जो है अब इसमें संवादों की ही महत्ता है। संवाद यदि ठीक है तो आपका नाटक जीवित है, कहानी जीवित है, क्योंकि ये 6 तत्व बताए जाते हैं ना, चाहे कहानी हो, नाटक हो, उसके 6 या उपन्यास हो, उसके 6 तत्व माने जाते हैं। पहला कथानक होता है, दूसरा जो है पात्र होता है, तीसरा उनका ये नायकत्व, और चौथा जो है देश काल वातावरण, ऋतु वर्णन, और अगला है कथोपकथन, और फिर भाषा शैली। जी, मैं एक आप जो नए विद्यार्थी हैं जो आप भी पढ़ाते हो रोज़, जी जी उनके और जानकारी के लिए, दर्शकों श्रोताओं की जानकारी भी जानना चाहता हूँ जी। कि नाटक और धारावाहिक होता है, इनमें मूल अंतर क्या होता है? देखो, नाटक या धारावाहिक कहते हैं जिसको सीरियल, जी सीरियल को धारावाहिक कहते हैं। जो लगातार कड़ियों में वो आता, वही चीज़ जो है कड़ियों में दिखाया जाता है, कड़ियों में दर्शाया जाता है। तो महाभारत को आप किस श्रेणी में रखेंगे? धारावाहिक की श्रेणी में रखते हैं। अगर महाभारत को धारावाहिक से निकाल दिया जाए तो उसको महाभारत को एक कहानी कहोगे या कविता का वो कहोगे, क्या कहोगे उसको? महाभारत क्या है? महाभारत जो है ये जो है, फिर इसको हम उसमें कहेंगे, ये काव्य कहेंगे। काव्य कहेंगे। हाँ, काव्य जबकि वो नाटक है। हाँ, नाटक है, पर काव्यात्मक नाटक है। मैं सवाल इसीलिए किया कि जो हमारे जो नए विद्यार्थी हैं ना, वो थोड़े भ्रमित रहते हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत तो अच्छा उसको हम नहीं, हाँ, उसको हम काव्य नाटक कहेंगे। हाँ, काव्य नाटक कहेंगे। और रामायण को क्या कहेंगे? रामायण को रामायण भी काव्य नाटक। तो उसको आप यदि इसको भी हम धारावाहिक से हटा देते हैं तो काव्य नाटक है भी। तो इसको हम गद्य में रखेंगे, पद्य में रखेंगे? नहीं, ये रामायण जो है ये पद्य है, पूरा पद्य है। पूरा पद्य। वो नाटक को किस में रखते हैं हम? नाटक को तो अब आज के परिप्रेक्ष्य को हम ध्यान में रखते हुए नाटक, आज का परिप्रेक्ष्य नाटक जो है वो गद्य विधा में, गद्य साहित्य में आ जाता है। लेकिन जब हम उधर स्वातंत्रोत्तर के बाद, जब स्वतंत्रता से पूर्व की जब बात करते हैं, तो नाटक गद्य और पद्य दोनों में था, दोनों की परंपरा चलती आई है। उसे चंपू काव्य कहेंगे? हाँ, चंपू काव्य कहेंगे जी। अच्छा, और आज जो हम नाटक लिख रहे हैं उसमें अगर जैसे खंड काव्य है, हाँ, बहुत सारे खंड काव्य आ गए हैं। जी जी, हाँ। या तो जो जैसे अभी महाभारत के 2-3 पार्ट अलग अलग हैं, जैसे रामायण के सुंदरकांड, अयोध्याकांड अलग अलग। तो उनको अब अलग अलग, एक जैसे सुंदरकांड को अलग से हम चित्रित करें तो क्या कहेंगे अलग से? उसको हम खंड काव्य कहेंगे। उनके उस चरित्र का एक विशेष पक्ष का वर्णन हो रहा है। खंड काव्य क्या है? किसी चरित्र के पक्ष विशेष का वर्णन जो है
वो खंड काव्य कहलाता और वो काव्य में रखेंगे उसको, कहीं भी हम पद्य गद्य में शामिल नहीं करेंगे। है। नहीं, काव्य में, काव्य में अच्छा, रखेंगे। कहानी और नाटक में मूल अंतर क्या है? कहानी, देखो, कहानी तो विधिवत जो है सीधे पिरामिड शैली में लिखी जाती है, और नाटक भी उसमें लिखा, पर वो उसमें मूल अंतर यही है कि इसके संवाद थोड़े छोटे होते हैं कहानी में, जिसको हम कथोपकथन कहते हैं, पर नाटक में तो पूरा संवाद ही संवाद है। और एकांकी और और नाटक एकांकी नाटक में क्या अंतर है? एकांकी जो है एक अंक का होता है, एक अंक का होता है, और उसकी भी समय सीमा निश्चित होती है। उसकी समय सीमा क्या होती है? मतलब ये 15 से ये आधे घंटे का एक अवधि होती, आधे घंटे के भीतर उसको समाप्त हो जाना चाहिए एकांकी को। और नाटक जो है, नाटक उसका बृहद रूप है, कई अंकों में होता है। और झलकी और एकांकी झलकी झलकी एक झलकी क्या, झलक दिखाना, थोड़ा सा वो एक दृश्यात्मक रूप प्रस्तुत कर देना, थोड़े अल्प समय में, शॉर्ट टाइम में। क्या वही एकांकी होती है? नहीं, वो एकांकी नहीं है। तो क्या थोड़ा अंतर, झलकी सिर्फ वो झलक दिखा के चली जाती है? हाँ 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 हाँ। एकांकी में वो पूरा एक अंक का जो जितना दृश्य उपस्थित होता है, पूरा एक अंक का। जी जी हाँ, वो उसे एकांकी कह सकते हैं। अच्छा, तो जी। अब बाकी जो कुछ ऐसी बात जो ना पूछ पाए आप बताना चाहते हो गद्य साहित्य की, अब आधुनिक गद्य साहित्य की? अब सारी विधाओं पर, गद्य साहित्य के सारी विधाओं पर चर्चा हो गई, और विद्यार्थियों से या दर्शकों से यही मैं कहूँगा कि वैसे कोई भी विषय जो है, उपविषय अनछुआ नहीं रहा जो आपने पूछा, पर यही कहूँगा कि आप जो है साहित्य पढ़िए, हिंदी साहित्य को पढ़िए, और हिंदी साहित्यमय बनिए, ताकि हिंदी साहित्य को आप समझ सकें, हिंदी साहित्य को जी सकें। और मेरे मन में अब तो कोई ऐसा कुछ नहीं है ताकि पुनः कि कोई विषय अनछुआ रह गया है। तो चलते चलते, क्योंकि आप छंद के बहुत बड़े मास्टर हैं, आप गुरुजी हैं छंद के, आपके दोनों कविता संग्रह जो हैं वो बिल्कुल छंदबद्ध है। जी। और अभी एक बहुत अच्छी किताब आपकी आ रही है व्याकरण, हिंदी व्याकरण पर, ज्ञानोन्मेष सरस हिंदी व्याकरण। जी। तो मैं चाहता हूँ कि एक कोई ऐसी छंद की रचना जी जी जो आपको बहुत प्रिय हो। अच्छा। दो एक उसके अंतरे आप हमारे ठीक छात्रों के लिए, दर्शकों के लिए। जी जी, हमारे सामने एक बिटिया बैठी हुई है जी, तो उसको लेकर के मैं पढ़ना चाहूँगा। जी, स्वागत है। कि बिटिया पराई नहीं, घर की सताई नहीं, बिटिया तो प्राणों से भी प्यारी जानी जाती है। धरती पे भार नहीं, कुल की उजाड़ नहीं, बिटिया तो आंखों की अखारी जानी जाती है। कन्या कल्पलता सृष्टि का आधार बनी, बिटिया तो कोख की कुखारी जानी जाती है। रसिक करुणमयी बिटिया हमारे यहाँ, देश और समाज की दुलारी जानी जाती है। रसिक करुणमयी बिटिया हमारे यहाँ, देश और समाज की दुलारी जानी जाती है। और दूसरा छंद है कि जब से हुआ है बोध अस्मिता का बेटियों को, बेटों को भी सीख सिखलाने लगी बेटियां। भ्रूण हत्या अत्याचार पाप को मिटाने हेतु महाचंडी रूप दिखलाने लगी बेटियां। आर्थिक सामाजिक शिक्षा अधिकार पाके स्वाभिमानी बन इठलाने लगी बेटियां। ममता मूरत बन स्नेह की सूरत बन, रसिक दिलों को पिघलाने लगी बेटियां। ममता मूरत बन स्नेह की सूरत बन, रसिक दिलों को पिघलाने लगी बेटियां। और एक ब्रज का छंद देखिए। जी जी, स्वागत है। का छंद जी। मन मीत की प्रीत अरी सजनी, सगरो अंग मोर जरावत है। जस डारी सो पात झरे सुखी के, तस मोए बसंत सुखावत है। एरी कैसे की धीर धरू सजनी, सजना नहीं पाती पठावत है।
घर आवहिगे कब प्यारे रसिक, अंग अंग अनंग दुखावत है। घर आवहिगे कब प्यारे रसिक, अंग अंग अनंग दुखावत है। बहुत बहुत। तो दर्शकों, श्रोताओं, विद्यार्थियों, आपने विक्रम गोडसे जी को सुना। हिंदी पद्य साहित्य के इतर गद्य साहित्य पर इन्होंने अपने आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा पर अभी आपको बहुत सारी बातें बताई। मुझे विश्वास है कि आपने सारी बातें सीखी होगी इनसे, और रोज़ ही अपना एक वीडियो डालते हैं। बहुत अच्छा इनका उसमें व्याख्यान होता है, बहुत अच्छा ये शिक्षा देते हैं, छात्रों को नई नई बातें बताते हैं। आज इसी क्रम में ये हमने रिकॉर्ड किया वीडियो, और मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि ये आपको नहीं देख सकते, लेकिन आप इन्हें देख सकते हो, इन्हें देखते रहे। एक शिव मंगल सिंह सुमन जी की बहुत प्यारी पंक्ति याद आ रही हैं जी जी कि मैं केवल मैं जी। दर्शकों को देखने में व्यस्त, वाह स्टार्ट लेने में पिछड़ गया, वाह वाह। धीरे धीरे चक्कर पर चक्कर छूटते गए। मैं इतना पीछे कि किसी को मेरी बारी देखने की फुर्सत नहीं। इनको फुर्सत निकालें, कुछ क्षण निकालें, इनको देखें, इनको सुने। आपको हिंदी गद्य साहित्य की बहुत सारी बातों का पता लगेगा। इनकी कक्षाएं जो होती हैं उन्हें देखें। यूट्यूब पर आप ये हमेशा आपको मिलेंगे विक्रम गोडसे के नाम से। और इनकी कविताएं बहुत प्यारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत बिल्कुल छोटी छोटी कविताएं होती हैं। इन्हें सुने, और हम हृदय से आभारी हैं, इन्होंने समय दिया और आपके लिए इतनी सारी बातें लेकर आए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, और मेरे विचारों को आपने सुना, और जो प्रश्न आपने किए, मैंने जितनी मुझ तक जानकारी थी, मेरी बौद्धिक क्षमता जहाँ तक पहुँच पाई, मैंने आपके प्रश्नों के उत्तर दिए। आप सभी संतुष्ट हुए होंगे। मैं आदरणीय श्री राम अवतार जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बड़ा प्यार दुलार दिया। और अब मैं इसमें क्या कहूँ, कहता हूँ कि कुछ तो मैं भी कहूँ, कुछ तो तुम भी कहो, दिल के जज्बात यूं ही निकलते रहें, प्यार के लफ्ज़ हों बस लबों पे तेरे, खुशनुमा ख्वाब में हम मचलते रहें, खुशनुमा ख्वाब में हम मचलते रहें। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।